अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, आपके पेपर चल रहे हैं। ऑफकोर्स जो आपका पेपर होता है उसमें आपको 20 मार्क्स तो सिर्फ MCQs होते हैं भाई। और हमारा टारगेट यहाँ पे आपको 20 आउट ऑफ 20 लेना है। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 आपको ये लेना है, इतना स्कोर करना है आपको, क्योंकि जो आपके MCQs होते हैं वो आपके 25% मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसके साथ अगर आप 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हैं या पास हो जाएंगे। हमारा टारगेट रहने वाला 20 आउट ऑफ 20। ठीक है ना। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें। हमारा हिस्ट्री या आज का पहला टॉपिक एंड फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप। हम राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप इससे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin आप अपने सुल्तान की बनता मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप साइड में देखोगे जो भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ये पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। आप नीचे देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप वो टेंशन ना लें। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं इसको एक बार। कहता है इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म इमर्जेड इन यूरोप। तो कहता है कि किस सेंचुरी में नेशनलिज्म यूरोप के अंदर आ जाता है, फॉर दी फर्स्ट टाइम कब पैदा होता है। तो याद रखना ये होता है 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है ना, 19th सेंचुरी के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो आपको बताना है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था। व्हेन डिड फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक प्लेस। तो याद रखना ये कब हुआ था, ये हुआ था भाई 1789 AD में। आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना पड़ेगी और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, एंड MCQs में ज़रूरी नहीं है 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी करना पड़ जाएगी या ट्रू और फॉल्स भी करना पड़ जाए। तो आपको ये डेट्स याद होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। भाई जब फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है 1789 में, तब जो फ्रांस का किंग था, मतलब जो मोनार्क था वहाँ का, उसका नाम क्या था। तो याद रखना उसका नाम था लुईस 16। क्या नाम था भाई उसका, लुईस 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है ना। हु वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया इन 1815 एट वाटरलू। ठीक है ना, वाटरलू एक बैटल हुई थी एंड वहाँ पे 3-4 मतलब प्लेयर्स ने मिलकर, ब्रिटिश जिसमें था उसमें रशिया था एंड उसमें पर्शिया था। पर्शिया एक ओल्ड किंगडम थी या बहुत बड़ी किंगडम थी ऑस्ट्रिया की। तो इन्होंने मिलकर किसको हराया था, इन्होंने मिलकर हराया था नेपोलियन को। ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट जो था इसको हराया था। एंड इसके बाद जो नेपोलियन के बाद जब आता है तो वाटर ट्रीटी या वेना साइन होती है जिसमें कंजर्वेटिव्स थी वो दोबारा पावर में आ जाते हैं। डेफिनेटली आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम MCQ डिस्कस करें तो याद रखना बैटल ऑफ वाटरलू किसके रिलेटेड है, ये नेपोलियन के डिफीट के रिलेटेड है। ठीक है ना। अगर हम देखें तो इसके अपोजिट था आर्थर वेलेस्ली। क्या नाम था, आर्थर वेलेस्ली। और ये था जो ब्रिटिश का गवर्नर था या हम बोलेंगे चीफ था ब्रिटिश का, तो उसने क्या हराया था यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेना टुक प्लेस। तो ट्रीटी ऑफ वेना, वेना क्या है, वेना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपको कंट्री है ना, मैप में देखेंगे यूरोप, सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वेना। ठीक है ना, वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी और बताओ वो ट्रीटी कब हुई थी। ठीक है, एंड वो ट्रीटी हुई थी 1815 में। ठीक है, कब हुई थी, 1850 में हुई थी भाई। ये ट्रीटी की थी कंजर्वेटिव्स ने। और इसका अगर पूछा जाए तो इसका जो चेयरमैन था या इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो मेटरनिच इसका प्रेसिडेंट था। ठीक है ना, मेटरनिच, ये नाम याद रखना। ये Who among these was responsible for the Italian unification। जब इटली यूनिफिकेशन हुई थी या इटालियन यूनिफिकेशन हुआ था तो कौन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना, देखो गुजिप मिजिकनी भी थे, कोवर भी थे, गरेबडली भी थे, और अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो तीनों बंदे थे इन्होंने मिलकर इटली को यूनिफाइड किया था। आप इटली देखेंगे मैप में तो इटली कुछ इस तरह से नज़र आती है, ऊपर है नॉर्थ इटली, नीचे है साउथ इटली। तो सिसिली में ये लोग रहते थे एंड यहाँ से ये आते हैं और इटली को यूनिफाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। आगे चलें। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। व्हेन डिड द जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस। जर्मनी की यूनिफिकेशन कब हुई थी। तो आप याद रखना जर्मनी यूनिफिकेशन होती थी 1871 के अंदर। ठीक है, एंड ये किसने की थी, ये एक बंदा था वहाँ का, उसको कहते हैं बिस्मार्क, एंड उसने वहाँ पे की थी। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि हु इज़ नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो याद रखना उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल NG का नाम है। और इन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया। आपको पता है इंडिया एक प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। मोर देन 560 हमारे पास स्टेट हुई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये प्रिंसली स्टेट थी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको यूनिफाई करके एक मतलब यूनाइटेड इंडिया बनाया था। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होता है, इटली में भी यही होता है एंड सॉरी जर्मनी में भी यही होता है, इटली में भी ये होता है, उनको यूनिफाई किया जाता है। इटली के कुछ जर्मनी कुछ 39 स्टेट थे, उनको मिलाकर एक जर्मन स्टेट बना दी गई थी। ठीक है ना, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वो। अगला क्वेश्चन है हु वाज डिक्लेयर एज द जर्मन एम्पायर आफ्टर द जर्मनी यूनिफिकेशन। देखो जब जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है तब जर्मन का एम्पायर कौन बना था, या सीधा बोलेंगे तो
इसका नाम था भाई, अगर हम देखें तो ये पर्शिया का किंग था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था केसर विलियम फर्स्ट। क्या नाम था उसका भाई? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, केसर विलियम फर्स्ट इस बंदे का नाम था जो किंग बना जर्मनी का आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन। एंड विच ईयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल टेक प्लेस, जब लिबरल का रिवोल्यूशन कब हुआ था, वो हुआ था 1848 के अंदर। कब हुआ था? 1848 के अंदर इसका रिवोल्यूशन हुआ था। हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो किसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था? देखो जो था ना केसर विलियम, वो उसका एक गवर्नर था, उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। तो ये बंदा बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसने क्या किया, जर्मनी को यूनाइट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन कब बना था, ये भी आप डेट याद रखेंगे। तो ये बना था 1707 में। ठीक है ना, आई एम सॉरी आउटसाइड थोड़ा सा नॉइज है तो बी इग्नोर विद दैट। एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। भाई जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद जो फ्रांस का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथ में चला गया? तो याद रखना वो चला गया था नेशनल असेंबली के हाथ में। ठीक है ना, एंड उससे पहले वहाँ पे मोनार्की चल रहा था, मोनार्की को टोटल एबॉलिश कर दिया गया। तो वहाँ का किंग एंड क्वीन थे उसको बिल्कुल मार दिया गया था, इनफैक्ट उनको मर्डर कर दिया गया था, हम बोलें तो उनको वो काट दिया गया था। और उसके बाद नेशनल असेंबली वहाँ पे पावर में आ जाती है। विच वन ऑफ दीज अंडरग्राउंड सोसाइटी वेज फॉर्म बाई गुज़िब मिज़िकनी। अच्छा, जो गुज़िब मिज़िकनी था ये एक रिवोल्यूशनरी था एंड इसने दो सोसाइटी बनाई थी, याद रखना, एक था यंग इटली एंड दूसरा था यंग यूरोपियन। तो यहाँ पे अगर हमें यंग इटली मिलती है तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे यंग यूरोपियन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। गुज़िब मिज़िकनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। ठीक है ना, एंड एट द एज ऑफ 24 इसको एग्जाइल कर दिया गया था अपनी कंट्री से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तब अगर हम देखें तो वो जो सरकार थी उसके खिलाफ ही आलोचना बहुत ज़्यादा करता था। हु अमंग दीज फिलोसफर प्लेड ए ग्रेट रोल इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ये कौन से फिलोसफर हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? देखो किसी एक बंदे ने इंडिविजुअल यहाँ काम नहीं था फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ये कलेक्टिव एफर्ट थी मैनी पीपल्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये बंदा भी था हमारे पास, रोसो भी था, ये सभी थे। अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है ना, विच ओके व्हेन डिड द स्लेव नेशनलिस्ट गैदर फोर्सेज देन हब्सबर्ग एंड ऑटोमन अम्पायर। तो स्लेव नेशनलिस्ट होते हैं सबसे पहले, ये होते हैं स्लेव ये होते हैं। ठीक है ना, देखो जो बाल्कन स्टेट थे ना भाई, बाल्कन स्टेट बाल्कनाइजेशन आपको पता है कि बाल्कन स्टेट एक बहुत बड़ी स्टेट थी इस तरह से, वो ऑटोमन के अंडर थी एंड इसकी जब डिवीजन हो जाती है कहते हैं बाल्कनाइजेशन। ठीक है ना, नियर अबाउट 10-12 कंट्री बन जाती हैं। ये जो बाल्कन लोग थे इनको कहते हैं स्लेव कहते थे। ठीक है ना, स्लेव SLAV स्लेव। ठीक है, एंड ये किसके अंडर में थे? और ये याद रखना ये किसके अंडर में थे? तो ये थे किसके अंडर में? ये याद रखना ऑटोमन के अंदर में थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन डेट के बारे में पूछते तो ये डेट याद रखना 1905 में, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1905 में। ठीक है ना, व्हेन डिड द ग्रीक रिवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। तो ग्रीक रिवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब बना? तो 1821 में ये भी आज़ाद हो जाता है। ठीक है ना, ग्रीक किसके अंडर में था ये भी याद रखना, ये भी ऑटोमन्स के अंडर में था। ठीक है ना, ऑटोमन्स यहाँ पे रूल करते थे। व्हेन वाज द फेडरिक सोरो, हु वाज द फेडरिक सोरो। तो आपको बताना है फेडरिक सोरो कौन था, तो याद रखना ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है ना, हु फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन। आपको पता है जर्मन यूनिफिकेशन किसने की है, इसने जो पॉलिसी फॉलो की इसका नाम है ब्लड एंड आयरन, और इस बंदे का नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था इसका? बिस्मार्क। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, विच ऑफ दीज वाज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। जब इटालियन की यूनिफिकेशन हो रही थी तो बीच में कौन कौन सी मुश्किलातें आ रही थी? तो याद रखना उसमें स्मॉल स्टेट मर्ज नहीं होना चाहिए थी, यूनिफाई नहीं होना चाहती थी, रूल ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अगर हम देखें तो ऑफकोर्स इन्वेटेड एरिया थे जहाँ पे कॉलोनी बनाई हुई थी, अदर यूरोपियन कंट्रीज ने वो भी नहीं यूनिफिकेशन मान रहे थे, और पोप की बात करें तो वो भी नहीं चाहते थे कि इटली की यूनिफिकेशन हो पाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो यूनाइटेड इटली का किंग कौन बना? तो याद रखना ये बना था, इसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्या नाम था इसका? विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड किसका किंग बना? तो याद रखना ये इटली का बना, यूनाइटेड इटली का। एंड यूनाइटेड जर्मनी का किंग कौन बना? क्या नाम बोला था मैंने? केसर विलियम फर्स्ट। याद रहा। When did the Frederick Soro prepare a series of 4 point visualizing his dream of the world made of democratic and social republic। तो इसने कब ये बनाया था? तो याद रखना ये बनाया था 1948 में। कब बना था बच्चे? ये 1948 में बना था। When did the Habsburg rule grant more autonomy to the Hungarian। तो ये कब मिला था उनको? तो 1867 में ये भी काम हो चुका था। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, वेयर वाज द केसर विलियम ऑफ पर्शिया प्रोक्लेम्ड एज द न्यू जर्मन एम्पायर। तो इसने कहाँ पे ये किया था, अपने आप को प्रोक्लेम किया था? एक बहुत बड़ा शहर था, उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्सलीज। यहाँ पे उसने अपने आप को किंग घोषित कर दिया था। व्हेन डिड द सार्दिनिया पाइडमाउंट सक्सीड इन द डिफीटिंग द ऑस्ट्रिया फोर्सेस। तो ये कब हुआ था? 1859 में हो चुका था। ठीक है ना,
आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम यहाँ पे टच करेंगे अब, ठीक है ना। विक्टर एम्यूल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड इसने कब किया था? 1861 में इसने भी अपने आप को किंग घोषित कर दिया था किसका? इटली का। व्हेन डिड द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस? तो जर्मन यूनिफिकेशन कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1871 में। बहुत अंडर मार्क करके रख दो, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2014 के अंदर, ठीक है ना। इन 1834 ए कस्टम्स यूनियन आर जोलिवेरियन वाज फार्मड एट द इनिशिएटिव ऑफ, तो किसके इनिशिएटिव पे ये बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्शिया के इनिशिएटिव पे बनाया गया था, ठीक है ना। नेपोलियन वाज डिफीटेड एंड कब डिफीट किया गया था? 1850 में, और ट्रीटी ऑफ वेना भी 1850 में साइन हो चुकी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। द फर्स्ट अनवील टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई, तो कब हुआ था ये? 1830 में ये काम भी हो चुका था। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका था? तो याद रखना इटली की 7 स्टेट बन चुकी थी एट दैट टाइम। ऑलराइट, इतना हो गया क्लियर। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की एंड, ये कब काम किया गया था? ये 1688 में ये काम हो चुका था, ठीक है। याद रखना 2020 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अचीव्ड, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन कब होती है? तो याद रखना 1860 से 1871 के अंदर, ठीक है। इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हु वाज द यंगस्टर पार्टी फॉर्मेट? व्हेन वाज यंगेस्ट पार्टी फॉर्मेट? तो यंगेस्ट पार्टी कब बनती है भाई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना ये बनती है हमारे 1906 में, ठीक है। हो गया क्लियर। हु स्टार्टेड कलेक्टिव फॉक टेल एंड कश्मीर? तो कश्मीर में कलेक्टिव फॉक टेल किसने स्टार्ट की थी? तो ये याद रखना, ये किसने स्टार्ट की थी? G.H. नॉन, सॉरी ये कश्मीर नहीं है, ये असल में फ्रांस था, तो है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द शॉली सिस्टम वाज डैश डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिंग था? ये शॉली सिस्टम अगर हम देखें तो ये राइस डिस्ट्रीब्यूटिंग था। शॉली राइस आपको पता है लोकल लैंग्वेज में। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स इन 1846 विद द ट्रीटी ऑफ, तो अमृतसर ट्रीटी, ठीक है ना। यहाँ पे हम कश्मीरी इसको मानेंगे, याद रखना ये कश्मीरी था, फ्रांस नहीं है। हु वाज द कलेक्टिव फॉक, कहाँ पे हमने बोला था? हाँ ये कश्मीरी है, इसको टेक इट एज कश्मीर, एंड इसका राइट आंसर आ जाएगा G.H. खवलेज। अगला देख लेते हैं। शाली कश्मीर में राइस को कहते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स, ये कब आती है? तो याद रखना ट्रीटी ऑफ लाहौर, और ये किसके बीच में? गुलाब सिंह के बीच में, एंड जो ब्रिटिश गवर्नर था तब का लॉर्ड हॉर्डिंग, उसके बीच में ये हो चुकी थी, ठीक है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसको भी एक नज़र लगा देंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस लगे रहेंगे। देख लेते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब आता है? मैंने आपको बार बार बता रखा है, तो इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये कब होता है? 1789 में। क्या लिखेंगे आप? 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है। इतना हो गया क्लियर भाई। डैश वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो लुईस 16 मैंने बोला था, लुईस जो 16 था, 16 किस तरह होता है भाई? XVI, ये था, ये तब किंग था किसका? फ्रांस का। ट्रीटी ऑफ वेना टुक प्लेस, एंड ये कब होता है? 1815 के अंदर होता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। नेपोलियन की डिफीट भी 1815 में होती है, ठीक है। डैश वाज डिक्लेयर एज द जर्मन एम्पायर आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन, तो जर्मन यूनिफिकेशन के बाद जर्मन का एम्पायर किसको डिक्लेयर कर दिया? तो कैसर विलियम फर्स्ट को। याद रखना कैसर विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर एज द किंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ डैश वाज द ट्रीटी ऑफ डैश ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो किस ट्रीटी के तहत? याद रखना कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। जो टर्की की तब कॉन्स्टेंटिनोपल वो कैपिटल थी, उसके ट्रीटी हुई थी, और उसके मुताबिक हमने जो ग्रीक था उन्होंने ग्रीक को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन करार दिया, ठीक है। आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन डैश वाज डिक्लेयर एज जर्मन एम्पायर, तो जर्मन एम्पायर किसको दिखाया गया था? तो ये बताया गया था केसर को, ठीक है ना, केसर विलियम। एंड अगर पूछा जाए तो इटली का एम्पायर कौन था? दो था विक्टर एम्मानुएल सेकंड, ये भी याद रहेगा। आगे आपको ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स किस तरह के आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, कहता है गैरिबल्डी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन, तो भाई ये तो जर्मन में था ही नहीं, तो पहला हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी में ये जो था वो ऑटोमन बिस्मार्क था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। नेपोलियन बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ये भी गलत है, नेपोलियन नहीं बना था। कौन बना था? विक्टर एम्मानुएल बना था, ठीक है ना, एम्मानुएल। नेपोलियन टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो क्या ये ऑप्शन नंबर 3 आपको ठीक लग रहा है? तो तीसरा भी हमें क्या गलत लगेगा? नहीं, नेशनल असेंबली वहाँ पे चार्ज में आ चुकी थी, ठीक है ना। रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल टुक प्लेस इन 1848, तो ये बिल्कुल ठीक है, 1848 में रिवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का। रूसो प्लेड ए ग्रेट रोल इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा, अगर हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा एक पोइट था, राइटर था, इसने बहुत कुछ लिखा फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक, इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये हमारा यहाँ पे बन जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। हम इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिया लाएंगे। डेफिनेटली आप हमारी सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम अहेड।